सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में चौथे नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की किताब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और आप उसमें से जो चीजें हम पढ़ाते जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी, उसे आप देखते जाए, है ना। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या उपयोगी है। तो सबसे पहले इधर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए हुए हैं, इन डाटा पर चर्चा करते हैं। क्या क्या डाटा दिया हुआ है। एक डाटा दिया हुआ है कि हमारे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2020 की स्थिति बताया है। यानी कि जो उचित मूल्य की दुकानें होती है राज्य सरकार द्वारा संचालित, उन उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बताया है। तो ये जो पीडीएस दुकानें हैं उनकी संख्या शहरी क्षेत्र में कितनी बताया है, 1302, और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी बताया है, 11,149। हालांकि इस पर पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये नवंबर 2020 की स्थिति है। ओके, हमारे राज्य में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, तो 12,451 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे राज्य में कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है, तो हमारे राज्य में 67.11 लाख, ऐसे आपको याद रखना होगा। लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पूरा डाटा भी याद कर सकते हैं, 6711118। ठीक है, 6,71,000, सॉरी 67,11,118। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे राज्य में राशन कार्ड की जो नंबर है उस नंबर को जरूर याद रखिएगा, 6711118। और ये जो उचित मूल्य की कुल दुकानें हैं 12,451, इन दो की संख्या सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखनी होगी। अब आते हैं धान सामान्य श्रेणी का और ग्रेड ए श्रेणी का, इनका मूल्य क्या है, एक सेकंड रुकेंगे। धान सामान्य श्रेणी का और ग्रेड ए श्रेणी का, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले वाले चैप्टर में आया था। तो 1868 रुपए सामान्य श्रेणी का और ग्रेड ए का 1888 रुपए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये 2020-21 के हिसाब से है और 2021-20 के हिसाब से जो मूल्य है वो अलग है। तो ये मैं आज के चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो आगे का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद 83.95 लाख टन धान की खरीदी की गई थी 2019-20 में, जब किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदा गया था। तो ये डाटा भी याद रखिएगा कि पिछले वर्ष कितने किसानों से धान खरीदा गया था, कितना धान खरीदा गया था, 83.95 लाख टन धान खरीदा गया था। और समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कितने किसान तैयार हुए थे, 21.48 लाख किसान तैयार हुए थे। तो ये पूरा डाटा एक बार दोबारा हमने रिवीजन कर लिया। अब मैं एग्जाम की उपयोगिता की दृष्टि से आपको टॉपिक्स कवर कराता हूं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत में मूल्य स्थिति दी हुई है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से, तो ये उतना उपयोगी नहीं है, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, उसके बाद सीधा हम एंटर करते हैं आगे टॉपिक में। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले हमारे राज्य में जो सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ वो बताया गया है ना। तो सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली ये क्या होता है, जैसे आमतौर पर राशन कार्ड के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो प्राथमिकता परिवार है, खाली उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। लेकिन सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, चाहे वह करदाता हो चाहे गैर करदाता हो। यानी ओवरऑल छत्तीसगढ़ की सभी आबादियों को इसमें शामिल किया जाएगा। गरीब और जो गरीबी रेखा को पार कर चुके हैं, यानी गरीबी रेखा में नहीं आते, उन लोगों को भी शामिल किया गया है। सभी को देश राज्य में पीडीएस प्रणाली से फायदा मिलेगा। उसी के लिए जो योजना है या उसी के लिए जो व्यवस्था है उसे क्या कहा गया है, सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली। और ये कब से शुरू हुई है, 2 अक्टूबर 2019। ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से ये शुरू हुई है। और जब से ये सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली शुरू हुई है तब से हमारे राज्य में पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत कितने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, कितने प्रतिशत लोगों को, 98% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी हमारे राज्य में 98% लोग राशन कार्ड दुकानों का लाभ उठाते हैं। राज्य में ये बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आता है। ठीक है, अब आता है कि हमारे राज्य में कितने प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। तो हमारे राज्य में राशन कार्ड के अंतर्गत मैं लिखते जा रहा हूं, समझिएगा। हमारे राज्य में एक प्रकार का राशन कार्ड होता है जिसको बोलते हैं प्राथमिकता।
प्राथमिकता राशन कार्ड, ठीक है। एक होता है जिसे कहते हैं अंत्योदय, अंत्योदय राशन कार्ड। एक होता है जिसे कहते हैं एकल निराश्रित, एकल निराश्रित, ठीक है। एक होता है जिसे कहते हैं निशक्त जन, निशक्त जन, निशक्त जन। एक होता है जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और एक सामान्य। इतने प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इन सबके रंग भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो प्राथमिकता वाले जो है इनका रंग होता है लाल, ओके, लाल रंग। अंत्योदय परिवार वालों का जो राशन कार्ड होता है उसका रंग होता है पीला। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मेल करने वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। एकल निराश्रित जो होते हैं उनका होता है सलेटी। उसके बाद निशक्त जन का होता है काला। अन्नपूर्णा जो होता है उसका होता है नीला, और सामान्य जो है उनका होता है सफेद। अब प्राथमिकता परिवार में कैसे परिवार आते हैं? इसमें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को लिया जाता है, और जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ग्रामीण, वो सभी को प्राथमिकता में शामिल किया जाता है, ठीक है। अंत्योदय परिवारों में गरीबी रेखा से नीचे शामिल ऐसे लोगों को चुना जाता है जो कंपेरेटिवली ज्यादा गरीब है और उनका पास कोई आसरा भी नहीं है। यानी कि गरीबों में भी अत्यधिक गरीब की श्रृंखला जो होती है वह अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आती है, ठीक है। एकल निराश्रित का मतलब ऐसे परिवार जिनके जीवन में कोई आसरा नहीं है, अर्थात उनके यहाँ कोई कमाई करने वाला कोई जरिया नहीं है ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां पर कमाई करके उस परिवार का पालन पोषण करे, तो उनको एकल निराश्रित में रखा जाता है। निशक्त जन तो आप समझते हैं, यानी कि जो अपंग होते हैं उन्हें निशक्त जन में रखा जाता है। अन्नपूर्णा में वृद्ध लोगों को रखा जाता है, जिनकी आय कमाने की क्षमता हास हो चुकी है, उन्हें रखा जाता है, वृद्ध व्यक्तियों को ज्यादातर, है ना। और सामान्य यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी रहेंगे, उसे सामान्य में रखा जाता है ना। अब जैसी जैसी कैटेगरी है उस हिसाब से उनको बेनिफिट अलग अलग दिए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बात यह भी है कि हमारे राज्य में इन सभी लोगों को जो सुविधा राशन कार्ड के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है वो एक जैसी सुविधा नहीं है, अलग अलग सुविधा है ना। पहले यहाँ पर कुछ डाटा लिखे, इस पर गौर कीजिए। लिखा है कि हमारे राज्य में 67.11 लाख राशन कार्ड प्रचलित है, जिसमें 1402812 अंत्योदय राशन कार्ड, 4302362 प्राथमिकता राशन कार्ड, 38620 एकल निराश्रित, 6109 अन्नपूर्णा, और 10,513 निशक्त जन, और बाकी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी दिखाई दे रही है? सबसे ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है प्राथमिकता राशन कार्ड की। इसका मतलब ये आपको डाटा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये जरूर पढ़ना है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा राशन कार्ड किसके जारी है, याद साथ साथ में लिखते भी जाइए। सबसे ज्यादा राशन कार्ड किसके लिए जारी है? सबसे ज्यादा राशन कार्ड प्राथमिकता, जो मैंने आपको अंतर बताया उस हिसाब से प्राथमिकता परिवार वालों के लिए सबसे ज्यादा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें इस डाटा को याद ना रख करके खाली ये डाटा याद रखिएगा कि 67.11 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड में इन लोगों को जो सुविधाएं मिलती है ना, वो सुविधाएं भी अलग अलग होती है। यानी कि प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को अलग सुविधा मिलती है, और उसके बाद जो अंत्योदय परिवार वाले हैं उनको अलग सुविधा मिलती है। तो इस सुविधा को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस सुविधा के लिए मैं आपको एक सारणी बनाता हूं। इस सारणी को देखेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक दूसरी सारणी बना रहा हूं जहां पर ये याद करना थोड़ा आसान होगा आपके लिए ना। तो देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं कार्ड, ठीक है, फिर चावल की मात्रा, चावल की मात्रा, फिर दर, उपभोक्ता दर, मतलब कितने की दर से उनको खरीदना पड़ेगा, उपभोक्ता की दर। कार्ड में सबसे पहले मैं लेता हूं अंत्योदय, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ अंत्योदय को ही मिलता है। अंत्योदय, अंत्योदय कार्ड वालों को कितना चावल मिलेगा? 35 केजी, 35 किलोग्राम चावल मिलेगा, है ना। और दर क्या रहेगी? 1 रुपए प्रति किलोग्राम, ओके। यानी समझ लीजिए 35 किलोग्राम लेंगे तो 35 रुपए लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्राथमिकता। प्राथमिकता परिवार वालों को कैसा बेनिफिट मिलेगा? इनको सदस्य के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, यानी उनके परिवार में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से। अगर उनके परिवार में एक सदस्य है, ओके, तो उनको 10 किलोग्राम चावल मिलेगा, ओके। अगर उनके परिवार में 2 सदस्य हैं तो उनको 20 किलोग्राम चावल मिलेगा। अगर उनके परिवार में 3 से 5 सदस्य हैं तो उनको
35 किलोग्राम चावल मिलेगा। अगर उनके परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य है तो 5 सदस्य से ज्यादा होने का मतलब है प्रति सदस्य उनको 7 किलोग्राम चावल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके परिवार में 9 सदस्य है तो 9 सत्ते 63 किलोग्राम चावल, 7 सदस्य है तो 7 सत्ते 49 किलोग्राम चावल। इस प्रकार प्रति सदस्य 7 किलोग्राम मिलेगा अगर 5 सदस्य से ज्यादा है। दर कितनी रहेगी? 1 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी इनको भी 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ही चावल खरीदना होगा। ओके, अब आते हैं अन्नपूर्णा, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो अपना कमाई नहीं कर सकते, उनको अपने बेटों का भी सहारा नहीं है। अन्नपूर्णा के लोगों को भी 35 किलोग्राम मिलेगा, लेकिन इनको एक बेनिफिट मिलेगा। क्या? कि 35 किलोग्राम में जो 10 किलोग्राम रहेगा, 10 किलोग्राम वो फ्री रहेगा, इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बाद जो बचा हुआ 25 किलोग्राम चावल है, केवल इसी का आपको चार्जेस लगेगा। कितने रुपए के हिसाब से? 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चार्जेस लगेगा। तो अन्नपूर्णा वालों को काफी अच्छा बेनिफिट है, उनको 35 किलो के लिए 25 रुपए अदा करने होंगे। अब आते हैं निराश्रित। निराश्रित यानी जिनका कोई आसरा नहीं है, इनको 10 किलोग्राम चावल मिलेगा और फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं निशक्त। निशक्त को भी 10 किलोग्राम चावल मिलेगा और वो भी क्या मिलेगा? फ्री, यानी निशक्त और निराश्रितों के लिए फ्री चावल। अब सामान्य। सामान्य जो है मतलब अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं लेकिन आपका राशन कार्ड बना हुआ है, सफेद रंग का राशन कार्ड है, तो आप सामान्य है। अगर एक सदस्य है आपके परिवार में तो आपको 10 किलोग्राम चावल मिलेगा। अगर आपके परिवार में 2 सदस्य हैं तो आपको 20 किलोग्राम चावल मिलेगा। अगर आपके परिवार में 3 से 5 सदस्य हैं तो आपको 35 किलोग्राम चावल मिलेगा। ओके, और अगर इसके आगे सदस्य है तो प्रति सदस्य आपको 7 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले जो प्राथमिकता में बताया हूं वही, लेकिन अंतर होगा यहाँ पर 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर सामान्य परिवार से आते हैं तो आपको 10 रुपए प्रति किलोग्राम भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि मैं जब इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था, देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में मैं जब देख रहा था तो यहाँ गौर से देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे में सामान्य परिवार में यहाँ लिखा हुआ है 1 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि गलत है, यानी मिस प्रिंटिंग है। ये इकोनॉमिक सर्वे में मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि सामान्य परिवार को 1 रुपए प्रति किलोग्राम से नहीं मिलता है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम से मिलता है। और अगर सामान्य परिवार को 1 रुपए प्रति किलोग्राम से अगर मिलने लग गया तो प्राथमिकता और सामान्य परिवार में क्या अंतर रहेगा ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये गलती हुई है, इस गलती को ठीक करिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि चने की स्थिति क्या है, चने में क्या कॉन्सेप्ट है। तो चने की पात्रता सभी को नहीं है। चने की पात्रता केवल किन क्षेत्रों के लिए है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं मॉडल क्षेत्रों, यानी हमारे राज्य के जो ऐसे क्षेत्र है जहां अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े लोग निवास करते हैं, उसको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ही चना मिलता है, और उसमें भी कौन से कार्ड वालों को? अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले अंत्योदय, अन्नपूर्णा और प्राथमिकता। ठीक है, इन 3 लोगों को ही इसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो इनको कैसे फायदा मिलता है? इनको 2 रुपए किसको मिलेगा? बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निशक्त जन, इन्हें लगभग सभी राशन कार्ड धारियों को 2 किलो गुड़ 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा। यानी लिमिट क्या होगी? 2 किलोग्राम, और रेट क्या होगा? 17 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसके अलावा अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड को केरोसिन भी मिलेगा, लेकिन केरोसिन कितना मिलेगा और किस रेट में मिलेगा इसका हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र नहीं है ना। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। एक तो मैं आपको सबसे पहले जो बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का वितरण कितने रूपों में किया जाता है और सभी का रंग, तो वो रंग और रूप वगैरह आपको इधर पता चल जाएगा। दूसरा कि छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड वितरित किए जाते हैं उसमें किस किस कैटेगरी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों में क्या क्या वितरित होता है। तो चावल वितरित हुआ, जो मैंने बताया पहले वो बता देता हूँ। चावल वितरित हुआ, चना वितरित हुआ, गुड़ वितरित हुआ, शक्कर वितरित हुआ, केरोसिन वितरित हुआ। इतना तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है रिफाइंड आयोडाइड नमक, यानी कि छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों में रिफाइंड आयोडाइड नमक भी मिलता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अर्थात उसको 2 किलोग्राम प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है, निःशुल्क मिलता है, अंत्योदय परिवार को मिलता है। ठीक है, और प्राथमिकता परिवार को मिलता है। यहाँ ये भी याद रखिएगा कि नमक किसको किसको मिलता है? अंत्योदय परिवार को मिलता है नमक, और प्राथमिकता परिवार को मिलता है नमक। उसके बाद कहीं पर भी नमक का जिक्र नहीं है, इसका मतलब नमक खाली उन उपरोक्त 2 परिवारों को ही मिलता है। ठीक है, यानी अंत्योदय और प्राथमिकता को लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती है।
चलिए, तो ये खत्म हुआ आपका कौन सा खाली ये वाला भाग जिसपे राशन कार्ड की चर्चा हुई है। अब मैं राशन कार्ड की चर्चा के बाद अगला भाग आता हूं, जो इस टॉपिक की सबसे बड़ी डिमांड है, वो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, उसके हिसाब से भारत सरकार के द्वारा गेहूं और चावल और बहुत सारी प्रकार की फसलों को खरीदा जाता है ना। तो पहले तो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बता दूं कि यह होता क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, एक ऐसा मूल्य होता है जिस मूल्य से किसानों से उनकी फसलों को खरीदा जा सकता है, ताकि किसान जो मार्केट में उठापटक हो रही है, या किसान जो अधिक उत्पादन कर देंगे जिसका उनको मूल्य नहीं मिलता, या फिर उनका उत्पादन बहुत कम हो जाता है, या किसी भी कारण से वह अपनी फसल पैदा करने के बाद नुकसान झेलते हैं, उन्हें नुकसान न झेलना पड़े, उसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है और सरकार उस मूल्य पर खरीदती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए जिस कमेटी की रिकमेंडेशन सुनती है, उस कमेटी का नाम है सीएसीपी। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, 1965 में बनी यह संस्था थी। और इस संस्था का उद्देश्य होता है कि यह केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन करती है कि आपको किस मूल्य पर अनाज खरीदना चाहिए किसानों से। यह मूल्य निर्धारित करते समय सीएसीपी कई कारकों को आधार बनाती है, जैसे उनकी लागत कितनी हुई, बीज खरीदने का मूल्य क्या है, और भी कई सारी चीज, सिंचाई में कितना पैसा लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, सारे को मिला करके उनको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, उस आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। ओके, अब हमारे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जो केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार उसे बढ़ाकर 2500 रुपए में चावल खरीदती है। जैसे केंद्र सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय किया हुआ है, 1868 2020-21 के लिए, ठीक है। और 2021-22 के लिए अलग रेट है, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन हमारे राज्य सरकार कितने में खरीदती है, 2500 में खरीदती है ना। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए निर्धारित किए गए, है ना। ये जो आपके सामने लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में पूरा डिटेल दिया हुआ है 2013-14 से लेकर के 2020-21 तक की, है ना। लेकिन हमें पूरी लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें दो वर्षों से मतलब है। एक वर्ष है 2020-21 और दूसरा वर्ष जो मैं भी बताऊंगा 2021-22, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि 2020-21 के लिए, यानी पिछले वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का कितना था। ये देखिए यहाँ पर धान होगा, धान का कितना था, तो धान का था 1868, 1868, है ना। और 2021-22 के लिए कितना है, 2021-22 के लिए है 1940, यानी धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। 1868 से कितना किया गया, 1940। धान ग्रेड ए की बात करें तो 2020-21 के लिए कितना है, 1888, तो 2021-22 के लिए याद रखिएगा 1960, 1960, ओके। उसके बाद जो गेहूं है, गेहूं के लिए गेहूं का मूल्य तय नहीं हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ज्वार के लिए क्या रेट है, ज्वार के लिए 2640, और इस साल कितना है, 2758, ओके। बाजरा की बात करें तो 2020-21 के लिए कितना, 2150, इस साल कितना है, 2250, यानी पूरा 100 रुपए बढ़ा दिया गया, 2250 किसके लिए, बाजरा के लिए। मक्का का क्या है, मक्का 1850 था, इस साल 1870, यानी 20 रुपए बढ़ाया गया, किसको, मक्का को। उसके बाद रागी का कितना था, 3295, इस साल कितना हो गया, 3377, 3377। उसके बाद अरहर का कितना था, 6000, इस साल कितना कर दिया गया, 6300, यानी 300 रुपए बढ़ा दिया गया, ओके। उड़द का कितना था, 6000, इस साल कितना कर दिया गया, 6300, यानी इसका भी 300 रुपए बढ़ा दिया गया। बस इतना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता ही देता हूं। मूंगफली जो है उसका कितना था, मूंगफली जो था 5275, उसका बढ़ा करके कितना कर दिया गया, मूंगफली का 5550। बस इससे ज्यादा मत पढ़िए। सबसे ज्यादा धान और ज्वार बाजरा, जो शुरुआत की 3-4 फसलें थी, उड़द का भी याद रखिएगा, मूंगफली का भी, उससे ज्यादा बाकी ये नीचे इन सबका नहीं पूछता है, क्लियर। तो ये सारा न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने भले ही तय किया हो, लेकिन राज्य सरकार बाकी सारी फसलों को तो उसी मूल्य पर लेगी, लेकिन धान को वो 2500 रुपए में लेगी, क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, तो उसे निभाने की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है, ओके। अब एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बेसिक बात जो मैं अलग स्लाइड में बताता हूं। जैसे ये याद रखिएगा कि कौन सी संस्था
धान खरीदती है हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में कौन सी संस्था धान खरीदती है, मतलब धान खरीदने के लिए कौन सी संस्था को बनाया गया है, तो याद रखिएगा मार्कफेड। मार्कफेड संस्था को धान खरीदने के लिए बनाया गया है। जबकि मक्का खरीदने के लिए किस संस्था को बनाया गया है, मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति विभाग। मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति विभाग। बाकी सब फसलों को केंद्र सरकार सीधे खरीदती है। मार्कफेड संस्था और मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति विभाग, ये दो राज्य सरकारों ने इन दो विभागों, मतलब समझ लीजिए काम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि कितने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। कितने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, तो 23 फसलें होती है, 23। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी संस्था केंद्र सरकार को रिकमेंड करती है, सीएसीपी। लेकिन केंद्र सरकार को रिकमेंड करने के बाद कौन कौन जारी करता है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, तो केंद्र सरकार में ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जारी करती है। अब इन सब बातों के अलावा भी कुछ बातें मुझे इकोनॉमिक सर्वे में उपयोगी लगी थी, तो वो भी मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे एक ये जानकारी दी गई थी कि हमारे राज्य में खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, आगे ऊपर की स्लाइड में ये जानकारी उपलब्ध है कि हमारे राज्य में खाद्य सुरक्षा व खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। याद रखिएगा, एक योजना का नाम बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में खाद्य पोषण, एक सेकंड रुकिए, छत्तीसगढ़ में खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम, यानी ये कानून कब बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ में खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम कानून जो है 2012 में बना था, वर्ष 2012 में। यहाँ ये बात सोचने लायक है कि भारत में भी ऐसा ही एक कानून बना था 2013 में, यानी पहले छत्तीसगढ़ में बना, उसके बाद भारत में बना। ये एक अलग बात लग रही है। दूसरी खास बात कि ये कानून क्यों लाया गया, ये कानून नागरिकों को पोषण संबंधी अधिकार देता है, नागरिकों को पोषण संबंधी अधिकार। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार अपने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोग अपनी समानता के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार खाद्य के लिए भी लोगों को अधिकार मिलेगा। तो नागरिकों को पोषण संबंधी अधिकार। ओके, तो ये इसका इस एक्ट की सबसे बड़ी बात है। उसके बाद छत्तीसगढ़ इस पूरे भारत का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने इस प्रकार का कोई अधिनियम लाया था, है ना। तो खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम लाने वाला छत्तीसगढ़ पूरे भारत का पहला राज्य है, पहला राज्य। 2012 से पहले ऐसा कभी भी किसी भी राज्य ने नहीं लिया। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया था उचित मूल्य की दुकानें, ऊपर मैंने आपको लिखवाया भी है उचित मूल्य की दुकान, और उचित मूल्य की दुकान में मैंने आपको ये भी बताया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितना कितना है। फिर से एक बार लिखा देता हूँ, ग्रामीण में मैं बता चुका हूँ 11,149 है, और शहरी में मैं आपको बता चुका हूँ 1,302 है। लेकिन एक नवीन जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ कि उचित मूल्य की दुकान सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक है राजनांदगांव में। अब इतना बड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजनांदगांव, तो वहां दुकानें भी ज्यादा होंगी। तो सर्वाधिक राजनांदगांव, और न्यूनतम कहां पर है, नारायणपुर में है। तो नारायणपुर एक बीहड़ क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है वहां कंफर्टेबली कम होना चाहिए, तो नारायणपुर में। ओके, चलिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पीडीएस प्रणाली है उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। जो पीडीएस प्रणाली जो हर एक राज्य में होती है ना, जो पीडीएस प्रणाली हर एक राज्य में होती है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हर एक राज्य में होता है, उचित मूल्य की दुकान। तो इसमें छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था, कब, 2007 में। और ये परिवर्तन क्या था कि छत्तीसगढ़ की पीडीएस प्रणाली को ऑनलाइन पीडीएस कर दिया गया था। इसका मतलब जितने भी प्रकार के कार्य होंगे वह सब ऑनलाइन रजिस्ट्रीकृत होंगे, जिससे जो भ्रष्टाचार है उसकी संभावना कम है और सबको लाभ मिलना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे फूड कॉर्पोरेशन से चावल चढ़ गया, किसमें, ट्रक में चावल चढ़ गया, तो वो ट्रक को गांव जाकर के पीडीएस दुकान में डिलीवरी देनी चाहिए, तो वो पहले शहर जाकर के धन्ना सेठों को बेच देता था अपना चावल। तो इस प्रकार की कई शिकायतें सामने आती थी। अब सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रीकृत हो गया है, तो जब ग्राहक के लिए चावल निकलेगा तो ग्राहक के मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा, और ऑनलाइन सारा रजिस्ट्रीकृत होगा, जीपीएस सिस्टम से सारे ट्रकों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये ऑनलाइन पीडीएस सिस्टम कब से शुरू हुआ, 2007 में। ओके, और दूसरा, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि पीडीएस का व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण कब हुआ, तो कंप्यूटरीकरण भी बोलेगा तो भी 2007, और ऐसे भी 2007। ठीक है, चलिए,
हमारे राज्य में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 21.48 लाख, ये मैं पहले बता चुका हूं। पंजीकृत किसान यानी पंजीकृत किसान पीडीएस में नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभार्थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभार्थी कितने हैं? तो याद रखिएगा 21.48 लाख किसान पंजीकृत है, पंजीकृत है। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारियां हो गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार अनाज लेती है तो वो डेट तय करती है कि किस दिन लिया जाएगा, तो वो दिन पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में किस तारीख से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया, है ना? तो 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई। ये मैं 2021-22 की बात कर रहा हूं ना। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई। ओके, उसके बाद इस साल पंजीकृत किसान कितने थे? जो मैं 21.48 लाख बताया वो पिछले वर्ष के थे। इस साल 2022 की बातें करें, 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में कितने पंजीकृत किसान थे? तो याद रखिएगा, इस साल पंजीकृत किसान पिछले साल से तो ज्यादा ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो 22.66 लाख, ठीक है। और कितनी सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा, है ना? यानी इस धान खरीदी के कार्यक्रम में कितनी सहकारी समितियों का सहयोग लिया जाएगा? तो सहकारी समिति जितनी सहकारी समितियों का सहयोग लिया जाएगा 2399। ओके, कितना धान खरीदा जाएगा? जैसे पिछले बार मैंने कुछ 80 के आसपास बताया था, इस साल 105 लाख टन धान खरीदी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि धान खरीदी करने के केंद्र कितने होंगे? पिछले साल कितने थे और इस साल उसमें कितना वृद्धि किया जाएगा? तो पिछले साल की बात करें कि पिछले साल धान खरीदी केंद्र कितने थे? तो पिछले साल यानी कि 2020-21 की बात हो रही है। 2020-21 में धान खरीदी के केंद्र कितने थे? तो 2300 धान खरीदी केंद्र, 2310। इस साल 88 केंद्र बढ़ाए जाएंगे, है ना? इस साल 88 नवीन केंद्र होंगे। इसका मतलब ये हो गया 2310 प्लस 88 कर दीजिए तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 2398। इस साल 2398 केंद्र होंगे। ओके, चलिए, तो ये मैं आप लोगों को इंटरनेट से भी कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली तो उसको भी मिला करके इस पूरे चैप्टर को कवर किया हूं। अब मुझे उम्मीद है यहाँ से कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा, है ना? तो ये हमारा चैप्टर 4 भी खत्म हो गया। कल मैं सामने आता हूँ नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 5, ठीक है। 2 किलोग्राम 5 रुपए की रेट से चना, अच्छा मैं जो 25 बता दिया था वो 5 होगा, सही जानकारी दिया है पार्वती कुजूर ने। तो उसे याद रखिएगा, जो मैं आपको चना का बताया था वो मैं आप लोगों को जो बताया था उसको हटा दीजिएगा, उसको नया कर दीजिएगा। 2 किलोग्राम 5 रुपए की दर से चना प्रदान किया जाएगा।